हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हमारे पिछली दो वीडियो टेक्निकल एनालिसिस पे थी, जो कि थी कैंडलस्टिक पैटर्न और राइट एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑन द बेसिस ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आपने हमारी पुरानी वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारी पुरानी दोनों वीडियोस का लिंक दे दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का टॉपिक, फंडामेंटल एनालिसिस। तो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट बताऊंगा जहां पे आप फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस दो प्रकार से की जाती है, एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो चलिए आइए हम देखते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए ये हम देखने वाले हैं इस स्लाइड में। तो हमें सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस कोई भी कंपनी का करते समय यह देखना होगा कि वो कंपनी क्या फंक्शन करती है, क्या काम करती है, उसके ऑपरेशंस क्या है, वो और क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है, मैनेजमेंट और प्रमोटर्स कैसे है, क्या वो इथिक फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, प्रॉफिट होने पे सही समय पे अपने इक्विटी होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं या नहीं देते हैं, और जो मैनेजमेंट स्टाफ है वो प्रॉफिट इंक्रीज़ होने पे अपने एम्प्लॉयज़ को हाई वेजेस देते हैं कि नहीं देते हैं, ये सब हमें देखना चाहिए। फ्यूचर ट्रेंड क्या है उसका कंपनी का, वो भी देखना चाहिए। फ्यूचर ट्रेंड मतलब अब जैसे देख लीजिए आगे अब सब बात कर रहे हैं ईवी होने वाला, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाली है। तो कोई भी इस समय कोई भी अभी डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन पे पैसे नहीं लगाना चाहेंगे। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, जो कंपनी डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन अभी बना रही है, तो आपके पैसे डूब सकते हैं। इसलिए हमें फ्यूचर ट्रेंड भी देखना चाहिए। और हमें यह भी देखना चाहिए कि उस कंपनी में कुछ FIIs, DIIs और हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स जैसे कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है या नहीं किया है, उनका कुछ इंटरेस्ट है या नहीं है। इससे उस स्टॉक पे, पर्टिकुलर स्टॉक पे बहुत ज़्यादा असर होता है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करते समय हमें इन सातों पॉइंट का ध्यान रखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते समय हमें कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमें बेसिकली नंबर्स की ओर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे कि आपको नाम से ही समझ गया होगा कि क्वांटिटेटिव यानी इसमें कुछ हमें नंबर्स से रिलेटेड है। तो ये चलिए अब ये भी देखते हैं। सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि नंबर ऑफ़ शेयर्स को एक पर्टिकुलर शेयर्स की प्राइस से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें कंपनी की मार्केट कैप मिल जाती है। मार्केट कैप मतलब उसका कंपनी का इवैल्यूएशन कितना है। अगर आज वो कंपनी लिक्विडेट होती है तो उसके कितने पैसे मिलेंगे, उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन से दर्शाया जाता है। इसको बहुत लोग शॉर्ट में MCAP भी बोलते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर कंपनीज 3 पर्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइड की गई है: शॉर्ट, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। जिस कंपनी का मार्केट कैप 5000 करोड़ से कम होता है उसे स्मॉल कैप माना जाता है, और जिस कंपनी का मार्केट कैप 5000 से 25000 के बीच में होता है उसे मिड कैप माना जाता है, और जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 25000 करोड़ से ज़्यादा होता है उसे लार्ज कैप माना जाता है। हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते समय दूसरे पॉइंट में स्टॉक PE का ध्यान रखना होगा कि वो कहीं हमारे मीडियन PE से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो हम हाई वैल्यूएशन पे उसे ख़रीद रहे हैं। स्टॉक PE निकालने का फॉर्मूला, शेयर प्राइस को नेट प्रॉफिट से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हमें स्टॉक PE मिलता है। इसी प्रकार से अगर नेट प्रॉफिट अगर इंक्रीज़ होगा तो स्टॉक PE डिक्रीज़ होगा, इसलिए हमें कम PE पे ही ख़रीदना चाहिए।
जब भी हमारा पी कम होता है तो हमें अच्छे वैल्यूएशन पे अच्छी कंपनियां मिलती है। थर्ड पॉइंट है प्राइस टू बुक वैल्यू और बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कंपनी का बेस वैल्यू होता है। उसी प्रकार से अगर जो करंट प्राइस है वो कंपनी की बेस वैल्यू से कितना ऊपर जा चुकी है उसका कंपेयर करना चाहिए और वो भी देख लेना चाहिए एक बार। इससे हमें यह आइडिया मिल जाता है कि हमें कोई भी शेयर महंगे में तो नहीं मिल रहा है। फोर्थ पॉइंट है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। वैसे 15 से लेके 20 का ROE बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंटली हर साल 20, 25, 15 से ऊपर का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है शेयर मार्केट में, ऐसा माना जाता है। फिफ्थ पॉइंट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। इसका फॉर्मूला है टोटल अर्निंग अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ होता है। इस पॉइंट पे मैं आपको बता दूं कि इतने सारे कैलकुलेशंस और ये फॉर्मूले देख के आप बिल्कुल मत घबराइए। ये सब कैलकुलेशंस आपको करके पहले से ही मिल जाएंगे उस वेबसाइट पर। आपको बस उस साइट पर जाके अलग अलग कंपनी के ये सब चीज़ें, जितने भी पैरामीटर्स है, इन सब को आपको कंपेयर करना है और जो भी कंपनी आपको अच्छी लगे, जिसके पैरामीटर्स अच्छे लगे, उसे आपको आपके डीमैट अकाउंट पर जाके बाय करना है। और मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो बिल्कुल भी कोई भी बाइंग सजेशन नहीं है। हम आपको आखिरी में एक एग्ज़ाम्पल दिखाने वाले हैं जो कि बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। आपका वो बिल्कुल भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है हमारे तरफ से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते समय कुछ रेशोज़ का भी ध्यान रखना होता है, जैसे कि डेब्ट टू इक्विटी रेशो। कहीं उस शेयर पर कर्ज तो नहीं, या फिर उस कंपनी ने बहुत ज़्यादा डेड यानी कि कर्ज तो नहीं लेके रखा हुआ है, इससे आपको लॉस भी हो सकता है। डेब्ट टू इक्विटी अगर 1 से कम हो तो वो बेसिकली डेट फ्री मानी जाती है। और सेकंड रेशियो है OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कितने पैसे पे उसे कितना प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। जैसे कि आप कोई 100 रुपये की चीज़ बेच रहे हो तो आप उसमें 10 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपका OPM हुआ 10 रुपये। उसी प्रकार से कंपनीज़ की OPM भी हमें बहुत देखना चाहिए, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है बैलेंस शीट पर। थर्ड पॉइंट है अर्निंग पर शेयर EPS। हमें EPS भी देखना चाहिए। हर एक शेयर के ऊपर वह कंपनी कितना अर्न कर रही है, कितना रुपया अर्न कर रही है, यह भी हमें देखना चाहिए, जिससे कि हमें पता चलता है कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। फोर्थ रेशो है करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट रेशो बेसिकली 1 से ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि कंपनी का एसेट ज़्यादा होता है तो हमें पता चल जाता है। कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स होने ही चाहिए, जिससे उन्हें कोई भी मुश्किल घड़ी में वो काम आ सके। पर एक प्रॉब्लम है, IT कंपनी सर्च करते समय आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रेशो, ये जो करंट रेशो है, इसे थोड़ा सा इग्नोर करना होगा, क्योंकि IT कंपनीज़ को ज़्यादा एसेट्स की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हें सिर्फ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए एक लैपटॉप भी काफ़ी होता है। तो चलिए अब चलते हैं मेरी फ़ोन की स्क्रीन पर। मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा वेबसाइट पर ये सब देखने मिलेगा, और आप बहुत ही आसानी से उस वेबसाइट पर पूरा फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। आपको सबसे पहले गूगल क्रोम में जाकर screener.in सर्च करना होगा। screener.in सर्च करके ये देखिए आपके सामने screener.in का होम पेज खुल चुका है। यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ कंपनियों की वॉच लिस्ट बना सकते हैं, टाइटल डाल के कुछ कंपनियाँ ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ सिर्फ जाके लॉगिन करना होगा, वो भी गूगल अकाउंट से।
नीचे देखिए आपको टूल्स के लिए प्रीमियम की ज़रूरत होगी। हमें प्रीमियम नहीं लेना है, और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप प्रीमियम ले भी सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्री में बहुत सी चीज़ें हमें यूज़ करने के लिए मिल जाती, तो हमें प्रीमियम की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ हमें गूगल आईडी से यहाँ लॉगिन करना है। नीचे आपको स्क्रीनर दिख रहा होगा, स्क्रीनर के ऊपर हम अगली वीडियो लाने वाले हैं, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपको सिर्फ सर्च बार में जाके किसी भी कंपनी का नाम सर्च करना होगा, जैसे टाटा एलेक्सी ले लेते हैं। ये पेज ओपन हो गया टाटा एलेक्सी के बारे में। सबसे पहले हमें की पॉइंट्स पूरा रीड करना चाहिए कि यह कंपनी क्या काम करती है, क्या नहीं करती है, जोग्राफिकल प्रेजेंस कहाँ है, और हमें बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने मिल जाती है एक ही पेज पे। बहुत ही बेहतरीन जानकारी हमें एक एक क्लिक में मिल जाता है। यह मैंने आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस बताते समय आपको बताया था कि उसका फंक्शन, प्रोडक्ट, ब्रांड नेम, सर्विस, गुड्स, ये सब देखना चाहिए। नीचे आपको दिख जाएगा कि यह कंपनी कौन से साइट पर रजिस्टर्ड है। NSE, BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों ही एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है। ये इसका मार्केट कैप 51,000 करोड़ है। ये लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस 8,313 रुपये चल रहा है। हाई लो यहाँ पे बेसिकली 52 वीक्स का हाई और लो दिखाया जा रहा है। 52 वीक्स यानी पूरे एक साल का। एक साल में इस शेयर का प्राइस कितना हाई गया है, कितना लो गया है। स्टॉक पी मैंने आपको बताया था, ये एक बार चेक कर लेना है। आपको मीडियन पी निकालने के लिए स्क्रॉल करना होगा, यहाँ नीचे जाके पी पे सर्च करना होगा। 1 ईयर आपको यहाँ मीडियन पी देखने मिल रहा होगा, जो है 88.6, और अभी फ़िलहाल ये शेयर 83.6 का पी पे चल रहा है, तो अपने मीडियन पी से कम चल रहा है। बट मैंने पहले भी बताया था, यह कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप सिर्फ इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के तौर से देखें। ROCE और ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इस कंपनी का बहुत ही अच्छा है। 37 और 47, बेसिकली 20 के ऊपर अच्छा माना जाता है। और अगर रेशोज़ की बात की जाए तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो भी बहुत कम है, 0.09, 1 से बहुत कम है। करंट रेशो बहुत अच्छा है 4 का। OPM भी 32 का है, मतलब यस कोई अगर 100 रुपये की सामान बेचती है तो इसे 32 रुपया प्रॉफिट होता है। और वैसे ही 100 करोड़ अगर इनका सेल होगा तो 32.4 करोड़ इनका प्रॉफिट होगा। आप अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको क्वार्टर रिज़ल्ट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट एक ही साइट पे देखने मिल जाएगा। यहाँ आपको कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस, CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न के बेसिस पर, रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स का 34 है, 5 ईयर्स का 33, यानी कंसिस्टेंटली है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। और टाटा एलेक्सी बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपको सबको पता ही है। इसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ही अच्छी है। और कंपनी का मैनेजमेंट और प्रमोटर्स के बारे में आप जानते ही होंगे कि ये इथिकली बहुत ही अच्छे माना जाता है। टाटा सन्स की कंपनी है ये, अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं टाटा सन्स, इसलिए ये बहुत ही इंडिया के बहुत ही जानी मानी कंपनी में एक मानी जाती है। और अपना एथिक्स बराबर फॉलो करते हैं इनके मैनेजमेंट और प्रमोटर्स। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते ही हमको बैलेंस शीट दिख जाएंगी। हम अपनी अगली वीडियो में बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को कैसे देखा जाता है इसके बारे में बताने वाले हैं, और स्क्रीनर का कैसे यूज़ किया जाए उसके भी बारे में। तो हमारे साथ बने रहें। हमें नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक बार नज़र दर्शा देनी चाहिए। एक बार मैंने आपको बताया था क्वालिटेटिव एनालिसिस करते समय FI, DI, HNI का इंटरेस्ट हमें देखना चाहिए। उसके साथ ही साथ प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है वो भी देखनी चाहिए। प्रमोटर्स के पास कम से कम 40 से ज़्यादा होल्डिंग होनी चाहिए, जिससे कि उनका स्टॉक पर पूरा कंट्रोल होता है। FI का भी अच्छा इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ, 15% की होल्डिंग, 15.17% की होल्डिंग FIs के पास है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FI का मतलब होता है। DI का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि 4% की होल्डिंग के साथ है। बाकी पब्लिक में 36.7% होल्डिंग है। आप ऐसे यहाँ क्लिक करेंगे
क्लिक करते ही किस किस म्यूचुअल फंड ने DIS ने यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है वो सब दिख जाएगा आपको। FIS की भी जानकारी आपको मिल जाएगी कि किस किस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। तो चलिए अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहे, स्टे इन्वेस्टेड और सीखते रहे। धन्यवाद।